गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्रीकाल, आदाब, वेलकम टू जीएस तांडव। तो भैया लोगों को देखो, पहले कल तक क्लास जो हो गई उसमें हमने स्लेव डायनेस्टी खत्म कर दी। दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी खत्म हो चुकी है। मैंने उसमें बताया कि जो फर्स्ट रूलर था आपका, उसका लास्ट रूलर कैकाबाद, उसका जो सेनापति था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसने उसकी हत्या कर दी और अगला नया वंश चालू कर दिया, डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी। देखो गुलाम तो ये भी था, ये भी अगला राजा बन सकता था, पर देखो वो तुर्क थे, सारे के सारे तुर्क थे। ये अरब का था, अरब अफगानिस्तान के खिलजी प्रोविंस से आता था, मतलब बिलोंग करता था। तो इसने अपना डायनेस्टी जो है अपनी अलग ही बनाई। तो आज की जो है वो है आपकी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, टाइम पीरियड था इसका 1290 से 1320। मैंने बताया इसका पहला जो फाउंडर था उसका नाम था जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं था, 1296 से 1296। ठीक है, जब ये राजा बना तो इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 70 ईयर्स अप्रोक्स क्रॉस कर चुका था। बट जब ये राजा बना तो इसके टाइम पे काफ़ी सारे अटैक्स होने लगे, पर ये अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो इसलिए इसने क्या कहते हैं, साउथ में अपने भतीजे और अपने सन इन लॉ यानी जमाई जो था, दामाद भी था इसका, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा साउथ में अटैक करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे भेजा? साउथ में। पर अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके मन में क्या था कि मैं खुद राजा बन जाऊं, और इस बात से ये वाकिफ थे। पर जब अलाउद्दीन खिलजी साउथ को लूट के वापस आ रहा था तो इलाहाबाद के पास एक किला बनवा के वहाँ पे आराम फरमा रहा था, तभी ये जलालुद्दीन वहाँ पहुँच जाते हैं उसे लूट का सामान का हिसाब लेने, कहीं ये उसमें गड़बड़ ना कर दें। पर अलाउद्दीन क्या करता है, अपने चचा और ससुर जो थे, इसके राजा जो थे, इनका ही चैप्टर क्लोज कर देता है, इनको ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता तब इसके बारे में पॉइंट्स लिखना चालू कर दीजिए। सबसे पहले बात, इसके बचपन का नाम, चाइल्ड नेम क्या था, अली या गुरसफ। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये नेफ्यू था, यानी भतीजा, और सन इन लॉ था। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी था और भतीजा भी था। ठीक है, ये राजा बना, इसके मन में इच्छा उठी किस चीज़ की, कि मुझे भी विश्व विजेता बनना है, मुझे भी सब चीज़ों पे आक्रमण करना है, अपना काम करना है। तो विश्व विजेता बनने के लिए इसको उपाधि मिली सिकंदर की, उर्दू में बोलते हैं सिकंदर सानी, सिकंदर। तो इसको सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट लिख लेना कि इसको, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसने क्या कहते हैं, जब राजा बनने की कल्पना की तो गुजरात में लड़ने के लिए हमीर देव से गुजरात में भेजा, किसको? अपने उसको सेनापति को, जिसका नाम था नुसरत खान। जब नुसरत खान गुजरात में जाता है नुसरत खान वहाँ विजयी होता है और वहाँ से एक स्लेव को परचेज करता है जिसका नाम था मलिक काफूर। 1000 दीनार यानी 1000 रुपयों में उसे खरीदता है।
कितने में, 1000 रुपयों में। तो जो मलिक काफूर है उसका एक नाम पड़ता है 1000 दिनारी। ये ट्रांसजेंडर था, इसको भेजा गया दिल्ली, नुसरत खान ने इसको दिल्ली भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसने मलिक काफूर को लगा दिया हरम की रक्षा में। देखो हरम होता है क्या कहते हैं, जो मुस्लिम औरतें थीं उनका जो ग्रुप था, वहाँ जो राजा महाराजाओं की जो मुस्लिम बेगम वगैरह होती थी, रानी वगैरह, उनके जो ग्रुप था जहाँ वो रहती थी उसको हरम बोलते थे। और उनकी जो सुरक्षा वगैरह होती थी तो उसमें क्या करते हैं, ट्रांसजेंडर्स को लगाते थे। ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि ये जो मलिक काफूर है ये तलवारबाजी, घुड़सवारी और ये काफ़ी हद तक अच्छा मतलब टैलेंटेड पर्सन है, तो इसने इसे अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। ठीक है। इधर मंगोल के आक्रमण भी चल रहे थे, तो एक पॉइंट ये आता है कि मंगोल के आक्रमण करते वक्त अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मारा गया था, उसका नाम था जफर। ठीक है। जफर मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। जब ये राजा बना तो इसके टाइम पे मंगोलों के आक्रमण चल रहे थे, तो मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए इसने जो पॉलिसी अपनाई वो थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। आपको पता है ब्लड और आयरन पॉलिसी किसकी थी, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। बलबन की ये पॉलिसी थी, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, रक्त एवं लोक नीति। तो इसने सीधी मंगोलों के खिलाफ ये नीति यूज की थी, कौन सी, आयरन एवं ब्लड की नीति। ठीक है। चलो ये चीज नोट करो जल्दी से। देखो जो ये अलाउद्दीन खिलजी था इसको धर्म से कोई मतलब नहीं था। ये धर्म वाले जो लोग थे उनसे कहता था कि तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे मामले में अंदर हस्तक्षेप मत करना। तो राजा बनते इसने 3-4 काम करवाए। उससे सबसे पहले ये है कि जो राजा बनता था उसको खलीफा से खिलत यानी सुल्तान की उपाधि लेनी पड़ती थी। इसने खलीफा से कोई उपाधि नहीं ली। तो पहला पॉइंट तो देख लो, खलीफा से खिलत, सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसके बारे में कि जब ये राजा बन गया तो इसने कहा कि जो छोटे मोटे त्यौहार होते हैं उस पर कोई छुट्टी नहीं होगी, छोटे मोटे त्यौहार नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि उससे क्या कहते हैं छुट्टियां ज़्यादा पड़ जाती हैं और सेना में गैप ज़्यादा हो जाता। तो इसने सबसे पहले क्या करा, छोटे मोटे त्योहारों को बंद कराया, फेस्टिवल्स पे रोक लगाई। उनसे छोटे मोटे। इसने अगला काम क्या करा, धूम्रपान, स्मोकिंग वगैरह उसको ख़त्म करा। ठीक है। अच्छा, अगली बात, इसने क्या कहा, जितनी भी सरकारी ज़मीन है, मतलब जितनी भी ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, और उसने सरकारी ज़मीन को किसमें, खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। किसमें, खालसा भूमि में। सारी सरकारी ज़मीन खालसा भूमि में। तो उस टाइम एक राजा थे, वो थे क्या कहते हैं, चिश्ती थे, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। उनके पास काफ़ी सारी ज़मीन थी। तो ये अलाउद्दीन उनके पास पहुंच गया, उनसे कहता है कि आपके पास सारी ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन है, उसका हिसाब किताब दो मुझे। तो निजामुद्दीन औलिया इससे क्या कहते हैं कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके 2 मतलब निकलते हैं साहब, कि अगर तुम मुझसे हिसाब किताब लेने आओगे एक दरवाजे से तो मेरे पास भागने के लिए 9 दरवाजे हैं, या अगर तुम मुझसे लड़ने आओगे तो मेरे पास लड़ने के लिए 9 दरवाजे हैं। मतलब तुम एक दरवाजे से सैनिक लाओगे तो मेरे यहाँ 9 दरवाजे से सैनिक निकलेंगे। तो ये पॉइंट याद रखना कि इन्होंने कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं।
ठीक है। इसने 4 तरह के टैक्स इम्पोज करे भारत में, ठीक है, ये नोट करो। देखो, इसने जजिया टैक्स, खरात, ज़कात, खुस्म, ठीक है, ये 4 तरह के टैक्स लगाए। देखो, जजिया टैक्स के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। भारत में पहली बार लगाने वाले व्यक्ति था। पहली बार खत्म करने वाला व्यक्ति कौन था? अकबर था। फिर किसने लगा दिया था? औरंगजेब ने। फिर पूरी तरह खत्म करने वाला मोहम्मद औरंगजेब था। देखो, इसके बारे में पॉइंट लिखो। जजिया टैक्स गैर मुसलमान लोगों पे लगते थे, ठीक है, गैर मुसलमान लोगों पे लगते थे। जो खरात है ये किस पे लगती थी? मुसलमानों की भूमि पर लगने वाला कर। लगने वाला कर, ठीक है। जो ज़कात होती है, देखो, इनका कहना था कि जो व्यक्ति अपना घर पालन पोषण सही कर रहा है, जिसकी आय आ रही है, मतलब वो बचा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, ज़कात देनी पड़ेगी। यानी आय का 2.5% या कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा। देखो, मुसलमानों में आज भी पड़ता है, जब ईद होती है या फिर कुछ भी होता है, जब हुआ, तो वो दान करते हैं, उसको ज़कात बोलते हैं। तो ये वही था, आय पर कर, ठीक है। और ये खुस्म के बारे में सुनो। पहले सैनिक वगैरह होते थे तो अलग अलग छावनियों में अलग अलग रहते थे, तो वो लूट मार करते थे। यहाँ से हुआ वहाँ से खजाना लूटा, यहाँ से खजाना लूटा। पर अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि तुम मेरे सैनिक हो, जो तुम लूटोगे वो मेरा होगा। अब मेरा होगा तो एक काम, आपको जो लूटा हुआ खजाना है उसका कर मुझे देना है, खुस्म। वो 80% तक उनसे कर लेता था, 20% सैनिकों के पास रहता था। जैसे कि उन्होंने किसी को लूटा 100 kg गोल्ड लूटा उन्होंने, तो कहता था कि 80% आपको मेरे दरबार में पेश करना है, यानी मेरे खजाने में डालना, और 20% आपको रखना है, ठीक है। तो ये खुस्म जो है वो सैनिकों पे लगाए जाने वाला टैक्स था, ठीक है, ठीक है। ये 4 तरह के टैक्स हैं, इनको स्क्रीनशॉट लो या जल्दी से कॉपी में लिख लो वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। ठीक है, चलो। देखो, मैं भी बता रहा था कि निजामुद्दीन औलिया से जब ये खालसा भूमि यानी उस क्या मैं जमीन का हिसाब किताब लेने गया, तो निजामुद्दीन औलिया ने इसको रिप्लाई दिया था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। तब काफ़ी सारी बहस हुई थी, तो अलाउद्दीन ने कहा कि ये धर्म का मामला है, मैं इसमें टाइम नहीं अड़ाऊँगा। तो ये अलाउद्दीन अलग हो गया था, ठीक है, उससे। अब एक और बात है, मैंने आपको बताया था कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी का जो किंग था, रियल फाउंडर, उसने एक व्यवस्था अप्लाइड करी थी, इक्ता सिस्टम। कौन सा? इक्ता सिस्टम में क्या होता है कि जो भी जमींदार है, जमींदार मतलब उसका जो कमांडर है राजा का, वो एक एरिया को रखेगा पर्टिकुलर। जैसे देखो, जैसे गुजरात का पोर्शन है, यहाँ का इक्तदार है कोई, ठीक है, तो इस भूमि से जितना भी टैक्स है वो खुद वसूल करेगा, यहाँ से अपना खर्चा अपने पास रखेगा, बाकी का बचा हुआ टैक्स राजा के पास भेजेगा, ठीक है। तो इक्ता व्यवस्था ये थी। बट जो अलाउद्दीन था उसने कहा कि इक्ता का मतलब भूमि देना होता था, कि भूमि से जो कराएगा वो तुम्हारा है, बाकी का हमें तो इसने कहा कोई वो नहीं है, इक्ता सिस्टम खत्म इसके टाइम में। इसको क्या था कि इक्ता के बदले वार्षिक मतलब मासिक वेतन देना, या वार्षिक वेतन जो भी था, रुपये देना, वेतन देता था, ठीक है। इक्ता के बदले वेतन देता था,
दूसरी बात, इसने सैनिकों को टैक्स फ्री कर दिया था। सैनिकों के लिए कैंटीन खोली थी, जैसे आज होती है फौजियों के लिए, तो सैनिकों को टैक्स फ्री कर दिया था, मतलब टैक्स फ्री सामान उनको मिलता था। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। जैसे आज के टाइम में जो सोल्जर्स होते हैं, फौजी होते हैं, उनको कैंटीन में टैक्स फ्री सामान मिलता है, मतलब फौजियों के लिए अलाउड है। तो इसने भी उस टाइम पे ऐसा ही सिस्टम अप्लाइड करा और कैंटीन मतलब उनके लिए टैक्स फ्री सामान दिए। तो अगले पॉइंट लिखो इसके बारे में कि इसने सेना में दाग एवं हुलिया का सिस्टम अप्लाइड करा। दाग एवं हुलिया का मतलब क्या है कि जब पहले ज़माने में घोड़े होते थे, किसमें, आपकी आर्मी में, तो ये लड़ाई के वक्त या युद्ध के वक्त वो घोड़े कहीं भाग जाते थे या दूसरी जगह चले जाते थे। तो जब सैनिक उन्हें वापस लाते थे तो जहाँ जाते थे, जैसे गांव में चले गए कहीं, तो वो देने से मना कर देते थे, कहते थे कि तुम्हारा घोड़ा नहीं है। तो इसलिए इसने दाग का सिस्टम अप्लाइड करा कि अपनी मोहर घोड़े पर लोहे की सरिया से मतलब गर्म करके वो उस पर दागना, तो दाग सिस्टम इसने अप्लाइड करा। ठीक है, दाग सिस्टम कितना हॉर्स पे अप्लाइड करा ये। ठीक है, और एक हुलिया सिस्टम अप्लाइड करा, यानी इसने एक प्रॉपर ड्रेस सोल्जरों के लिए प्रोवाइड कराई। प्रॉपर ड्रेस कहता था कि सैनिक एक प्रॉपर ड्रेस में रहेगा तो हमारे लिए सही रहेगा, हमें पहचानने में रहेगा कि युद्ध के वक्त क्या है। इसने क्या कहते हैं, ये 2 चीज अप्लाइड करी, दाग एवं हुलिया सिस्टम। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखो, ये चाहता था एक क्या कहते हैं, अपने पास एक लंबी मतलब बहुत बड़ी फौज रखना, अपने पास एक स्थायी फौज रखना ये चाहता था। कौन सी स्थायी फौज? पहले फौज क्या होती थी, चारों ओर रहती थी, बट ये कहता था जहाँ मैं हूँ वहाँ पे एक तगड़ी लंबी बड़ी फौज रहे। स्थायी फौज रखने के लिए का सिस्टम इसने चालू करा, स्थायी आर्मी जो भी कह लो, फौज रखना चालू करा। ठीक है, ठीक है, लिख लो। देखो इसने क्या कहते हैं, जब इसको पता है कि मुझे काफ़ी सारी फौज रखनी है और मुझे धन भी इकट्ठा करना है, तो इसने दीवाने रियासत और शाहाने मंडी नाम की 2 क्या कहते हैं डिपार्टमेंट बनाए। कौन से? दीवाने रियासत और शाहाने मंडी। ठीक है, दीवानी रियासत क्या था, ये आपका मार्केट से रिवेन्यू टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था। ठीक है, ठीक है, दीवानी रियासत क्या था, जो आपका मार्केट का जो रिवेन्यू सिस्टम है उसे कलेक्ट करता था। मार्केट में वर्क क्या था इसका, मार्केट में रिवेन्यू सिस्टम कलेक्ट करता था। इसका जो था मुस्तखिर हेड था, हेड था मुस्तखिर। और ठीक है, और ये शाहाने मंडी है, इसका हेड था शाहाना। और इसका वर्क क्या था, जैसे गांव में मंडी होती है, शहर में मंडी होती है, तो मॉर्निंग में उसमें क्या कहते हैं, जैसे सब्जी वगैरह होती हैं, फल वगैरह होते हैं, उसके थोक में रेट फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जब रेट फिक्स हो जाते हैं तो उसी का काम ये व्यक्ति करता था। शाहाने मंडी में शाहाना वो रेट फिक्स करता था सामानों के। इससे क्या होता था, ये रेट फिक्स कर देते थे। जैसे कि देखो आपके क्या कहते हैं 10 किलो सेब हैं, उनकी कीमत इन्होंने फिक्स कर दी कि आपको क्या कहते हैं वो 50 रुपये दर्जन में बेच रहे हैं, 50 रुपये किलो में। ठीक है, पर इस ये कहते हैं 50 रुपये किलो में तुम हमें बेचोगे और बाकी के क्या कहते हैं सबको बेचोगे, ये दाम फिक्स है, इससे ना बढ़ोगे ना घटोगे, ऊपर से फिक्स हो जाता था। अब जब फिक्स हो जाता था पर बाहर से माल आता था महंगा, तो ये कहते थे कि तुम 50 रुपये दर्जन 50 रुपये किलो के हिसाब से उनसे लो, बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो हम देंगे।
ठीक है। इनसे क्या होता था, जो प्रजा वगैरह होती थी उसको माल सस्ते में मिल जाता था, और इसके बदले ये उनसे हैवी टैक्स वसूल करते थे, क्यों टैक्स ज़्यादा बढ़ा देते थे और चीज़ों पे कमी कर देते थे। तो ये जो है दीवानी रियासत, ये मार्केट से रिवेन्यू कलेक्ट करती थी, और ये जो था वो रेट फिक्स करते थे। जब रेट फिक्स करते थे तो क्या कहते हैं, बाहर से आ रही है, देखो समझो, बाहर से आ रही है 60 रुपये की कोई चीज़, ये फिक्स कर देते थे, उसको 40 रुपये में आपको मार्केट में बेचनी है। तो प्रजा का फ़ायदा, इनका फ़ायदा। पर ये कहते थे कि हमें तो 60 रुपये में आ रही है, तुम 40 में बिकवा रहे, में 20 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अलाउद्दीन कहता था कि ये 20 रुपये मैं दूंगा, ठीक है। इसके बदले ये जो दीवानी रियासत में मार्केट रेवेन्यू सिस्टम है, ये मार्केट में लगा देते थे 50% का टैक्स, ठीक है। अब इससे क्या होता था, सरकार को मतलब सबको मिल रहा है, 40 रुपये में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं जाता। ऊपर से जो बच रहा है वो अलाउद्दीन दे रहा है, बट जो टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, इससे क्या होता है, इसके पास जो सेना थी वो काफ़ी हद तक बढ़ती जाती थी, ठीक है। सेना को बड़ा प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखता था, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी बैटल्स के ऊपर कि इसने कौन कौन सी बैटल करी, ठीक है, ये नोट कर लो। आपकी सबसे पहली बैटल है गुजरात की। मैंने जैसे बताया था कि अलाउद्दीन के बीच में और कानदेव गुजरात के। देखो गुजरात उस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन होता था, क्योंकि वहाँ पे था समुद्र, और समुद्र से यातायात यानी बाहर से इंपोर्ट करना सामान वगैरह व्यापार के लिए बहुत सुगम था। तो इसने सबसे पहले आक्रमण क्या कहते हैं गुजरात पे करा। जो इसका कमांडर था मैंने बताया था आपको, नुसरत था, ठीक है। और इसकी क्या कहते हैं विक्ट्री होती है यहाँ इस विश्व में, ठीक है। अगली जो है आपकी बैटल ऑफ चित्तौड़, जिसके बारे में तो सबने सुना होगा, ठीक है, 1303 रावल रतन सिंह जी के बीच में वर्सेस अलाउद्दीन, ठीक है। देखो ये चित्तौड़ पे युद्ध करने आता है, इसका मेन रीजन चित्तौड़ पे से पद्मिनी को, उनको जो थी रावल रतन सिंह की वाइफ, उनको क्या कहते हैं पाना था। 6 महीने तक ये डेरा डाल के रखता है, गर्मी पड़ती है और ये क्या कहते हैं कमज़ोर होने लगता है। तो ये उस पर रतन सिंह जी के पास में एक मैसेज भेजता है कि मैं बहन पद्मिनी को एक बार देखना चाहता हूँ। पॉइंट यही आता है निकल के, जो मेरे टीचर्स ने बताया और जो मैंने कभी पढ़ा, तो यही आता है कि इसने लेटर भेजा था रतन सिंह जी को कि मैं बहन पद्मिनी से मिलना चाहता हूँ। जब इसने वर्ड में बहन लिख के भेजा तो रतन सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं, मिल जाओ। तो उसको एक झरोके में दिखाया गया, वहाँ पद्मिनी जी खड़ी थी, वो पानी का रिफ्लेक्शन हुआ और मिरर पर दिखाया गया। पर जब उसने देखा तो इसके मन में लालच बढ़ा और फिर इसने वहीं पे वॉर चालू कर दी। इस वॉर के अंदर रतन सिंह जी मर गए थे और उन्होंने पद्मिनी जी ने जौहर किया था, यानी उस टाइम पे साका हुआ था, ठीक है। साका में क्या कहते हैं 2 पार्ट होते हैं, केसरिया होता है, एक जौहर होता है। केसरिया में लोग क्या कहते हैं भगवा कलर का पगड़ी पहन के मरने के हिसाब से लड़ने जाते हैं कि हमारा आखिरी युद्ध है इस हिसाब से। और जौहर में लोग अग्नि का कुंड बनाते हैं और उसमें अपनी क्या कहते हैं शरीर को जलाते हैं, मतलब, ठीक है। तो ये आपकी 2 वॉर हो गई चित्तौड़ की। देखो अगली जो बैटल है आपकी वो बैटल है अब देवगिरी है। मलिक कफूर मैंने बताया था, ये
ठीक है, मलिक कफूर वर्सेस ठीक है बैटल ऑफ देवगिरी, मलिक कफूर वर्सेस रामदेव के बीच में हुआ था। ठीक है, ये देवगिरी के वहाँ के किंग थे और यादव वंश के राजा थे। ये इस युद्ध में इतने तगड़ा मतलब काफ़ी हद तक अपनी योग्यता दिखाते हैं, इतना तेज लड़ते हैं, मतलब क्या लड़ते हैं इस युद्ध में, पर इनकी सेना ज़्यादा होने की वजह से मलिक कफूर जीत जाता है, विक्ट्री हो जाती है इसकी। पर अलाउद्दीन इनकी योग्यता और इनका रण कौशल देख के इनको एक जगह का जागीरदार बना देता है और छोड़ देता है। इसके बाद आपकी बैटल आती है, बैटल ऑफ वारंगल। ठीक है, मलिक कफूर वर्सेस रुद्र प्रताप देव। ठीक है, देखो बैटल ऑफ वारंगल के बारे में याद रखना कि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है। इस लड़ाई में क्या हुआ था कि जब बैटल ऑफ वारंगल हुआ, मलिक कफूर अपनी आर्मी लेके आया तो रुद्र प्रताप देव इसे देख के ही डर गया। तो कहते हैं इस युद्ध में ये लड़ा नहीं, डर गया और इसने क्या कहते हैं उससे जाके कहा कि हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। इसने एक सोने की मूर्ति बनवाई, अपनी सोने की मूर्ति बनवाई, उसे जंजीरों से करवाया किसने, रुद्र प्रताप देव ने, और कहा कि इसे ले जाओ अलाउद्दीन के सामने, कह देना कि हम बंधे हुए हैं तुम्हारे सामने, हमने तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर ली। और मलिक कफूर को गिफ्ट में कोहिनूर हीरा दिया। कौन सा? कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड जो दिया। देखो बैटल ऑफ वारंगल में रुद्र प्रताप देव अब कायर बन जाता है, मतलब अपने आप को क्या कहता है संधि कर लेता है, गोल्ड की अपनी वो बनवाता है मूर्ति स्टैचू, उसे जंजीरों से लिपटवाता है, अलाउद्दीन के पास भिजवा देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर ली, और मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा देता। देखो अलाउद्दीन ने सबको जीता पर दक्षिण में हौसल को नहीं जीत पाया कभी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि हौसल को कभी नहीं जीत पाया। ये आपकी बैटल मैंने चारों कवर करी। बैटल ऑफ गुजरात क्या है, नुसरत के साथ और उनके साथ हुआ, किस कर्णदेव के साथ, उधर ये जीत जाता है, उधर से मलिक कफूर को खरीदता है 1000 दीनार में, इसलिए उसका नाम 1000 दीनार भी पड़ जाता है। दूसरी बैटल चित्तौड़ की हुई। रणथंभौर की भी एक बैटल है 1301 में, वो भी क्या कहते हैं अलाउद्दीन ही जीत जाता है उसे। आपकी बैटल ऑफ वारंगल याद रखना, कभी बहुत पूछ ले देते हैं, कोई नहीं, हीरो यहीं से मिला था। बैटल ऑफ देवगिरी, रामदेव यादव वंश के राजा थे ये। ठीक है, आ जाओ। देखो इस बंदे को कंपटीशन करने का बहुत शौक था। जब ये राजा बना, इसने देखा एक लंबी सी मीनार है। कौन सी मीनार है? कुतुब मीनार। कौन बना गया? कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट करी थी, तो तुमने खत्म करी। अच्छा, इसने कहा ये मीनार बननी है, ठीक है, मलिक याकूब हमारे लिए एक ऐसी मीनार बनाओ, दूसरी मीनार बनाओ साइड में। अब एक चीज बताओ, जो मीनार बनाएगा वो क्या कहते हैं आपका मिस्त्री वगैरह होंगे, ये सेनापति से कह रहा है जाके बनाओ, इससे बड़ी बनाना। उसने क्या कहते हैं बेस ले लिया छोटा सा। बेस तो बड़ा होना चाहिए जब बड़ी बनानी है। एक बेस बना, दूसरी बनी, और दूसरी के बाद नहीं बन पाई। ठीक है, तो ये जो है अलाई मीनार के नाम से जानी गई। पहली बात किसने, ठीक है, देखना कभी आप जाना दिल्ली में कुतुब मीनार घूमना, तो इसी के पास अलाई मीनार भी मिलेगी। देखो इसने पहली चीज तो अलाई मीनार बनवाई। दूसरी बात, इसने देखा मलिक कफूर ये जो है, ये जो मस्जिद है ये कौन सी है, मैंने बताया था ना फर्स्ट मस्जिद बनाई थी कुतुब इस्लाम मस्जिद। ठीक है, उसने कहा मलिक कफूर हमारे लिए भी मस्जिद बनाओ।
अब वो मस्जिद बनाने लगे, पर वो फिर सेनापति, तो जब बनी तो वो कुछ खास बनी नहीं, तो उसने कहा ये मस्जिद नहीं है, ये कुतुब इस्लाम मस्जिद का द्वार है, तो उसने कहा ये अलाई द्वार है, अलाई द्वार। ठीक है। एक चीज और बनाई इसने, फोर्ट ऑफ श्रीगिरी, किसके, श्रीगिरी का। ठीक है, श्री का इसने फोर्ट बनवाया। ठीक है, चलो ये आपकी बात होगी। देखो मैंने बताया था ना निजामुद्दीन औलिया, उनके एक वो थे, क्या कहते हैं, शिष्य, उनका नाम था अमीर खुसरो। ये बलबन के टाइम से थे, बलबन के कोर्ट स्कॉलर भी रहे, जलालुद्दीन के भी रहे, कवि थे। ठीक है, तो कोर्ट स्कॉलर पूछे जाते हैं, तो कह देना अमीर खुसरो इन्हीं के कोर्ट का स्कॉलर था, कोर्ट स्कॉलर, जो फेमस कोर्ट स्कॉलर था अमीर खुसरो। ठीक है, नोट कर लो, अलाई मीना बनवाई, अलाई द्वार, श्री फोर्ट बनवाया यानी किला बनवाया। ठीक है, ओके, ये फोर्ट है भाई, मेरी राइटिंग बना जाना। ठीक है, श्री फोर्ट। ठीक है, ये नोट कर लिया। देखो इसका वफादार जो वो था, गुलाम सेवक जो था मलिक काफूर, वही इसकी डेथ कर देता है। ठीक है, इसकी डेथ जो कर देता है उसमें 12, 13, 16 में मलिक काफूर, मलिक काफूर। देखो अलाउद्दीन के मरने के बाद जो एक बेहतरीन शासक साबित हो सकता था वो था मलिक काफूर। पर आपको देखो रजिया सुल्तान जब राजा रानी थी तो वो एक औरत थी, पर उसको समाज ने एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये तो ट्रांसजेंडर था, इसको समाज कैसे एक्सेप्ट करता। तो इसकी जगह जो राजा बना वो था अलाउद्दीन का बेटा मुबारक खिलजी। ठीक है, जो मुबारक खिलजी था ये सन था, लिखो ठीक है, सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। 2-3 पॉइंट है इसके बारे में, बस इतना लिखो। ये इम्पैक्ट में रहता था, यानी किसके इम्पैक्ट में रहता था, मलिक काफूर के में, मतलब उसकी जैसे हो गया था। मतलब कभी भी दरबार में लहंगा पहन के आ रहा है, चुन्नी डाल के आ रहा था, मतलब राजा की थी नहीं इसकी। तो इम्पैक्ट में किसका रहता था ये, मलिक काफूर के। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो। जब ये राजा बना तो इससे भी कई, जैसे उसने तो अलाउद्दीन ने तो खिलत नहीं लिया था खलीफा से, इससे कहा कि आपको खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेनी पड़ेगी। तो ये कहता कोई खलीफा नहीं है, मैं खुद खलीफा हूं। तो इसने स्वयं को यानी सेल्फ को खलीफा घोषित किया, खुद को खलीफा घोषित किया। ठीक है, अब देखो जब इसके ये हालचाल चल रहे हैं, पर इस पर राज्य सही करके संभला नहीं। नसीरुद्दीन खुसरो, जैसे अमीर खुसरो था ना, खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो, नसीरुद्दीन खुसरो था, नसीरुद्दीन ये भी कवि था। इसको फुसला देता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसको गयासुद्दीन तुगलक फुसला देता है और ये डेथ कर देता है मुबारक खिलजी की। ठीक है, मुबारक खिलजी का चैप्टर क्लोज कर देता है। पर 1296 उसमें 1320 में ये जैसे ही राजा बनता है तो इसका चैप्टर खत्म कर देता है कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है,
तो भैया देखो, आपका आज मैंने खिलजी डायनेस्टी खत्म करा, कल को तुगलक डायनेस्टी चालू करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक उसका फर्स्ट किंग होगा। तो आज खिलजी डायनेस्टी कंप्लीट हो चुकी है। देखो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़्यादा करो, वॉच करो। जितने पॉइंट लिखवाएं सारे सटीक हैं, सब आने वाले हैं और कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। और अच्छी क्लास लगी हो तो जब भी देख रहे हो एट एनी टाइम तो कमेंट बॉक्स में रेड दिल फेंक के मारना। जो करना है करना है। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसमें ब्लैक मैजिक करो या कुछ भी करो, उसको ब्लैक कर देना। ठीक है, जय हिंद और गुड नाइट। मैं तो रात के 3 बजे करीब वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप जब भी देखो अपने हिसाब से लगा लेना। गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जय हिंद।